अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से 25 मई को दिए गए लॉन्ग मार्च पर पुरतशद्दुद वाक़यात और इस दौरान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को मुमकिन लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए अबूरी हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ताहम रिमार्क्स में कहा कि किसी भी तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जिहाद का नाम दे रहे हैं, वो तलबा और आवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं। अदालत अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने से रोकने पर कोई अबूरी हुक्म दे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़िश्ता धरने के दौरान बयान हल्फी दिया गया था कि शहरियों को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर श्रीनगर हाईवे ग्राउंड के रास्ते खोल दिए गए थे। श्रीनगर हाईवे का ग्राउंड खुद मांगा गया, जबकि कारकुनान को डी चौक बुलाया गया। कारकुनान रेड जोन में दाखिल हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुँचाया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए कहा कि आपके मुताबिक अदालती अहकामात की पहले ही खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, उस वक्त आप अदालती अहकामात पर इन्हिसार कर रहे थे। मौजूदा सूरत हाल में आपको इख्तियार है कि आप बदअमनी रोकने के लिए इक़दाम करें। अभी तो फ़िलहाल तकारीरें हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि 25 मई को 13 अफराद जख्मी हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। इस मामले पर रिपोर्ट्स का जायज़ा लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि अदालत ने अपने फैसले में ISI, IB, IG इस्लामाबाद और वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की थी कि आया PTI क़यादत ने यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की या नहीं। मुतालिका इदारों ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसकी कॉपी उन्हें नहीं मिली। अदालत की जानिब से रिपोर्ट की कॉपी अटॉर्नी जनरल को फराहम कर दी गई और अगली समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई। 25 मई को तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान और उनके हामियों ने अदालती अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी करते हुए डी चौक का रुख किया था, जबकि तहरीक इंसाफ को श्रीनगर हाईवे ग्राउंड तक महदूद रखने की इजाज़त दी गई थी। अदालती अहकामात आने के बावजूद इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक आने की कॉल दी। वजारत दाखिला ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की दरख्वास्त दायर की थी। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी, अदालती उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात साहब। आज अदालती कार्रवाई के दौरान हुकूमत की कोशिश थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को लॉन्ग मार्च के खिलाफ कोई हुक्म जारी करने के लिए कायल करे, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्या वजह है कि अटॉर्नी जनरल अदालत को कायल करने में नाकाम रहे? मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद की। बेसिकली हुकूमत ने थ्रू अटार्नी जनरल अशतर साहब के दो उनकी प्रेयर थी। एक ये कि जी 25 मई के फ़ैसले की वायलेशन की इमरान खान ने, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट आई हैं उसको आप देख लें, वो क्लासिफाइड रिपोर्ट है, उसके बाद हम अगले जो है हियरिंग में इस मामले को देखेंगे। दूसरा जो मामला था जिसमें अशतर उसाफ ने ये कहा कि जी रिस्ट्रेन करें PTI को, इमरान खान को, कि वो लॉन्ग मार्च करने के हवाले से, क्योंकि वो हर जगह कह रहे हैं कि जी वो लोगों को उकसा रहे हैं कि जी जिहाद पे हमने जाना है इस्लामाबाद में। ये जिहाद से लॉन्ग मार्च को वो जिहाद के साथ मंसूब कर रहे हैं। तो ये जो उनके बकौल जो अज़ाइम हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, तो इस हवाले से रोका जाए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये था कि हम एंटिसिपेटरी आर्डर कैसे कर सकते हैं। हम जुडिशल अथॉरिटी हैं, हमारे पास कोई चीज़ आएगी तो हम कर सकते हैं। ताहम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की, उन्होंने कहा कि आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, आप फ्री हैं, आपको इख्तियार है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो आपके पास इख्तियार है।
तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी इसको हुकूमत अपनी तरफ से ये भी वो कर रही है इंटरप्रेट कि जी हमें एक फ्री हैंड दिया गया है कि जी अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन बनती है तो हम रोके लॉन्ग मार्च को। साहब जैसा आप फरमा रहे हैं, आपने ये भी क्लियर चीफ किया, जस्टिस को कोट किया कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, आप मौजूदा सूरत हाल में आपको इक़दाम करने का इख्तियार है। तो इसको यूं भी तो लिया जा सकता है कि अगर हुकूमत को इख्तियार है तो ये तंबी हुकूमत के लिए भी है और पीटीआई के लिए भी है कि कानून की खिलाफ वर्जी जहां से भी हुई तो अदालत फिर उसमें इंटरवीन करेगी। जी बिल्कुल, साथ ही चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जब इलीगलिटी होगी, कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी, तब हम इंटरवीन करेंगे, उससे पहले नहीं। तो दूसरा उनका ये था कि हमने बैलेंस एक मेंटेन रखना है। जो इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन है, इसमें हमें बैलेंस मेंटेन रखना है, जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है दोनों साइड को। तो उनका ये था कि एक साइड पे वो ये कह रहे हैं कि जी हम कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं कर रहे, लेकिन वो हुकूमत को भी नहीं रोक रहे। तो ये है कि हुकूमत को ये है कि जी अगर कोई इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो वो रोक सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन तो यही की जा रही है। तो इस वजह से ये है कि दोनों साइड पे ये है कि जी वो लेकिन इस हवाले से जो अगले हफ्ते में जो समाअत होनी है वो इम्पोर्टेंट है। मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि वजारत दाखिला का जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मकसद था वो गालिबन यही था कि 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आज अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत को 25 मई का हुक्मनामा पढ़ के भी सुनाया और ये सदा की कि अदालत उनको सज़ा दे जिन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, लेकिन इस पर भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अटॉर्नी जनरल जो है जो रिपोर्ट्स आई थी एजेंसीज की, उसमें कुछ जो फैक्ट्स थे उनकी वेरिफिकेशन के लिए एजेंसीज को एक सवालनामा दिया गया था, उस पर जो रिपोर्ट आई है क्लासिफाइड वो मुलायजा करें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इमरान साहब के खिलाफ जीत जा रही है कि इन 5 जजेस में से एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने ऑलरेडी ये अपने डिसेंटिंग नोट में कह दिया है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस बनता है, उनको कंटेम्प्ट नोटिस करना चाहिए, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए। तो लेकिन 4 जजेस ने रिस्ट्रेन किया और कहा कि एजेंसीज की रिपोर्ट मंगवाते हैं। जो अब हुकूमत का क्लेम यह है कि जो उन्होंने अपने पटिशन में भी ये कहा कि जो रिपोर्ट है उसमें ये वाज़ेह है कि इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप की कहने पे लोग जो हैं वो उन्होंने 25 मई के आर्डर की वायलेशन की और वो डी चौक की तरफ आए। अब ये चीज़ जो है जब रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे उनमें क्या चीज़ है, क्या उनके हक में है, वो उस हिसाब से फिर देखना होगा कि क्या चीज़ बनती है। आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं वो वही रिपोर्ट है ना जो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई के फैसले में ISI, IB और IG इस्लामाबाद, वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की थी। ये वही रिपोर्ट्स हैं और अब ये अटॉर्नी जनरल को दी जाएगी, वो इसको पढ़ेंगे। आपकी क्या मालूमात है, क्या है इन रिपोर्ट्स में? देखिए, जो हुकूमत ने अभी अपनी कंटेम्प्ट पिटीशन की फाइल की उसमें ये बाकायदा जिक्र है कि जी एजेंसीज ने तो बड़ा वाज़े कहा कि जी रिपोर्ट में कि जी वायलेशन हुई आर्डर की। तो अब देखना होगा कि वो क्लासिफाइड रिपोर्ट हैं उसमें और चीज़ें क्या हैं क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तंबीह की कि जी ये क्लासिफाइड है, आपने कहीं इसको कहीं शेयर भी नहीं करना। तो अब देखना होगा कि क्या वो जो है वो अटॉर्नी जनरल इसको पढ़ के क्या वो अपना मौक़िफ़ बनाते हैं। क्योंकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदू ने जब इस्तदा की कि जी मुझे भी रिपोर्ट दी जाए तो उस पर अदालत ने नहीं उनकी इस्तदा को माना और कहा कि जी नहीं, सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही रिपोर्ट को देखेंगे और उसके बाद वो फिर बताएंगे। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना था कि जी 300 लोग जो लोकल थे वो वहाँ पहुँचे, तो ये कोई इस तरह नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो मॉब आया ये वो, तो इस तरह की भी ऑब्जर्वेशन आई हैं। तो अब देखना होगा कि क्या उन रिपोर्ट को पढ़ के अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ जो होगा उसके बाद जब वो अपने आर्गूमेंट देंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। लेकिन एक चीज़ जो इमरान खान साहब के हवाले से ख़िलाफ़ जा रही है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक जज जो मेंबर बेंच के हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 25 मई के आर्डर की वायलेशन प्राइमा फेशियाई हुई, इनको नोटिस जो है वो जारी करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि क्या जो अटॉर्नी जनरल अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं अगली समाअत पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसनात मलिक। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। इसहाक डार की वजारत खजाना संभालने के बाद रुपए में इस्तेहकाम था, लेकिन अब रुपया फिर तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न है।
7 दिनों में डॉलर ₹2.5 महंगा हो गया है। क्या फैक्टर्स हैं, किन वजूहात पर ऐसा हो रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर को एक मरतबा फिर पर लग गए हैं। वजीर खजाना इसाक डार के दावों के बरखिलाफ रुपए की कदर में मुतवक्के कमी नहीं आ रही। गुज़िश्ता 7 रोज़ में डॉलर के इंटरबैंक रेट में मजमूई तौर पर ₹2.56 जबकि ओपन मार्केट में ₹6.40 का इजाफा हो चुका है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर ₹220.95 जबकि ओपन मार्केट में ₹225.50 पर पहुंच चुका है। इस माली साल के आगाज से ही डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और 28 जुलाई को इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी ₹239.94 की सतह पर पहुंच गया था, जबकि ओपन मार्केट में ₹245 में भी बमुश्किल दस्तयाब था। वजीर खजाना इसाक डार की वतन वापसी की खबरों और फिर ओहदा संभालने के बाद रुपया मुस्तहकम होना शुरू हुआ था और 11 अक्टूबर तक इंटरबैंक में डॉलर ₹217.79 की सतह पर आ गया था। यानी इसाक डार के ओहदा संभालने के बाद डॉलर की कीमत इंटरबैंक में ₹21.92 कम हुई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹26.50 कमी के साथ ₹219 पर आ गया। उस वक्त भी वजीर खजाना इसाक डार ने दावा किया था और कल फिर दोहराया कि पाकिस्तानी रुपया अंडर वैल्यूड है और डॉलर की कदर ₹200 से नीचे होनी चाहिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते से डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी, साथ ही कर्ज और सूद की अदायगियों से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी बताई जा रही है। इस वक्त स्टेट बैंक के रिजर्व्स 3 साल की कम तरीन सतह यानी 7.59 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुके हैं, जो बामुश्किल हमारी 6 हफ्तों की इंपोर्ट की ज़रूरत के बराबर है। दूसरी जानिब मुल्क में निजी बैंकों की जानिब से डॉलर के रेट को मुबैना तौर पर मसनूई तरीके से बढ़ाने के इंकिशाफ के बाद हुकूमत तहकीकात कर रही है और बताया जा रहा है कि 3 माह में 8 निजी बैंकों ने महंगा डॉलर बेचकर 28 अरब मुनाफा कमाया। इसाक डार का कहना है कि तमाम बैंक्स ने मजमूई तौर पर महंगे डॉलर की बदौलत 50 अरब रुपए कमाए। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुहेल, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान डॉलर इंटरबैंक रेट में तकरीबन ₹2.5 का इजाफा हो चुका है। 12 अक्टूबर के बाद डॉलर की कदर में दोबारा इजाफा देखा जा रहा है। आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या हैं? अब पिछले 6 माह से अगर हम देखें तो रुपए और डॉलर में कोई 200 से 240 के बीच में हमने देखी है कि मूवमेंट रही है। पहले वो 200 से बढ़ता हुआ 240 हुआ, फिर 240 से 212 हुआ, फिर 212 से एक दफा फिर 239 हुआ। फिर जब इसाक डार साहब नए फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उसके बाद आके वो 217-18 पे उसने स्टेबलाइज किया और अब 220-21 चल रहा है। आई थिंक देखें, इसमें 3 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। एक तो ये जो मूवमेंट है ये एबनॉर्मल ज़रूर है, बट इसके पीछे पाकिस्तान की वो पॉलिसी जिसमें स्टेट बैंक ने 2019 से मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट खोला है, तो जो आज से 6-7 साल पहले जो स्टेबिलिटी नज़र आती थी, आर्टिफिशियल कह लें उसको, वो अभी नज़र नहीं आएगी। दूसरी जानिब दुनिया में आपने देखा होगा एक करेंसी क्राइसिस है, दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 16-17% गिर चुका है। बड़ी बड़ी करेंसीज जो हैं, येन देख लें, जापानीज येन, यूरो देख लें और पाउंड, वो सब डॉलर के अगेंस्ट बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो उसका भी असर है। और तीसरा पाकिस्तान स्पेसिफिक है कि पाकिस्तान के माशी हालात, स्पेशली एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन ख़राब है। हुकूमत ने काफ़ी हद तक तो उसको कंट्रोल किया है, बट अभी भी बहुत नाजुक मराहिल से पाकिस्तानी करेंसी गुजर रही है। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में ये मूवमेंट्स देखी जा रही हैं और हमने देखा है कि पिछले 4-5 रोज़ से दोबारा थोड़ा सा रुपए में प्रेशर देखा गया है। अच्छा, क्या वजह है कि जब इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बने तो उनके तकर्रुर के ऐलान के बाद डॉलर की कदर में तकरीबन ₹22 या 10.1% इजाफा हुआ? उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के अलावा और तो शायद कोई फैक्टर नहीं था, या आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई फैक्टर थे जिसकी वजह से ये तब्दीली आई? दो वजूहात हैं। एक तो मैंने जिस तरह बताया कि मार्केट ड्रिवन है, डिमांड सप्लाई
डायनामिक्स प्ले करती हैं। इंटरवेंशन सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा नहीं करता अनलेस एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाए। तो एक्सपोर्टर्स जो हैं अपना पैसा जो है वो कभी कभार मार्केट व्यू पे नहीं ला रहे होते, तो जब उनको लगा कि साहब साहब आएंगे और वो कुछ इकदाम करेंगे तो उनका पैसा आने की रफ्तार बढ़ गई। इसी तरह जो एक्सचेंज कंपनीज के पास ओपन मार्केट में काम होता है वहाँ भी काफ़ी हद तक चूंकि इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, सारे एसेट क्लासेस डाउन हैं, तो लोग डॉलर में काफ़ी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा डॉलर्स खरीद लिए थे और इस फेयर से कि साहब डार साहब कुछ करेंगे, उन्होंने भी डॉलर सेल करने शुरू किए। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल में डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स परसेप्शन और सेंटिमेंट्स की वजह से ये हुआ, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने भी क्लैरिफाई किया है और हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की मूवमेंट से भी यही लग रहा है कि सेंट्रल बैंक की कोई इंटरवेंशन मार्केट में नहीं हुई। तो कमर्शियल बैंक्स के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वजीर ख़जाना ये कहते हैं कि कमर्शियल बैंकों ने मार्केट से ज़्यादा कीमत पर डॉलर फ़रोख्त किया और 50 अरब रुपए इससे कमाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखें, जब तक ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं आती, ये कबल अज़ वक्त होगा। मगर जो बैंक्स के अकाउंट्स जो पब्लिश करते हैं उसमें हमने देखा है कि फॉरेन एक्सचेंज में उनकी आमदनी बढ़ी है। बट जब भी वॉलेटिलिटी होती होगी किसी भी मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट है या करेंसी मार्केट है, तो इंटरमीडियरीज को कभी फ़ायदा कभी नुकसान ज़रूर होता है। तो आई थिंक जब तक कोई सेंट्रल बैंक की तरफ से या कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ना आ जाए, ये कहना कबल वक्त होगा कि आया बैंक ने कोई नॉन कंप्लाइंस किया है कि नहीं। ठीक। अच्छा, एक और फैक्टर जो इसमें डिस्कस होता है वो ये कि पाक अफगान तिजारत जो बॉर्डर पर होती है या वहाँ से तिजारत होती है, तो उसके बाद ब्रोकर से जो है वो मार्केट से डॉलर ख़रीद लिए जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है। तालिबान की वापसी के बाद से अफ़गानिस्तान में ये मसला बदरजा आतम मौजूद है। तो इसके कंट्रोल के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रही और क्या कर सकती है हुकूमत इस पर? बिल्कुल बचा फरमाया, ये एक नया एंगल है और ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। इसी वजह से बहुत अरसे के बाद हमने देखा है कि जो एक्सचेंज कंपनीज के जो जिसको हम कहते हैं कर्व मार्केट या अनऑफिशियल मार्केट, उसमें दो रेट्स आने शुरू हो गए हैं। एक एक्सचेंज कंपनी का रेट होता है और एक हम कहते हैं कि कैश का रेट है, या जिसमें ऑफिशियल ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो वो वाला जो काम है आपने कहा अफगानिस्तान, वो ज़्यादातर अनऑफिशियल ग्रे मार्केट में होता है और स्टेट बैंक ने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, मिनिमाइज करने की कोशिश की है। यानी $2000 से ऊपर पेमेंट बैंक से होगी, बैंक के थ्रू होगी। इसी तरह ट्रैवल पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। मेरा ख्याल में और कुछ सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का ओवरऑल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजीम है जो 1991 में ओपन हुआ था, वो अभी भी दूसरे पाकिस्तान जैसे ममालिक के मुकाबले में काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो मेरा ख्याल है कि जो एक्सचेंज कंपनीज की जो डीलिंग है और जो ओपन मार्केट की डीलिंग है, उसमें मजीद डिसिप्लिन लाने की और मजीद सख्ती लाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ कम से कम हो। अच्छा, अगर हम बात करें इस वक्त अपने गैर मुल्की ज़खायर की, तो ये 3 साल से कम की सतह पर हैं। लेकिन इसाक डार साहब मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि डॉलर की असल कीमत जो है वो 200 रुपये बनती है। तो इतने कम रिज़र्व होने के बावजूद उनके एतमाद की वजह क्या है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि उनका एतमाद क्यों है इस पर, बट एक पैमाना होता है, बट वो भी थ्योरेटिकल होता है। जो रेयर इंडेक्स होता है जो स्टेट बैंक इशू करता है, उसके हिसाब से 5% पाकिस्तानी करेंसी अंडर वैल्यूड है। तो अगर उसमें अगर आप हिसाब लगाएं 5%, 220 का आप ले लें, 10 रुपए के करीब बनता है। तो एक ये पैमाना है, मगर जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जो पैमाना होता है वो मार्केट फोर्सेस होती हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब आपके रिजर्व कम हो, जब करंट अकाउंट ऑल्दो 17 माह के लोएस्ट लेवल पे आ गया है, काफ़ी कम हो गया है, मगर पाकिस्तान में अभी भी डॉलर की जो मांग है वो ज़्यादा है और डॉलर का इनफ्लो कम है। तो उसको देखते हुए तो लगता है कि इंटर बैंक में डॉलर में प्रेशर रहेगा। अगर उनका कहना 200 रुपये है, तो मुझे नहीं मालूम कि उनके पास क्या वो रीज़न है। बट मेरा ख्याल में हमारा ब्रोकरेज हाउस का व्यू यही है कि जो करेंसी है वो 220 के लगभग ही आने वाले महीनों में रहेगी।
और फिर आगे जाकर पाकिस्तान के IMF के साथ क्या मुज़ाकरात होते हैं, जो फ्लड्स के लिए पाकिस्तान को क्या इमदाद आती हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाती हैं, और जो पाकिस्तान का रोल ओवर होना है डेट, जो बहुत बड़ा रिस्क है, उस पर जो डेवलपमेंट होती है, फिर वो तयन करेगी कि रुपए की और डॉलर की पैरिटी कहाँ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, जिसके दौरान आप हेडलाइंस जान सकेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत के लिए आर या पार का फैसला कुन मोड़ आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाने के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में अहलियत या नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जुमे के दिन का इंतखाब किया है। ये टाइमिंग बहुत काबिल गौर है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी अहलियत के फैसलों के हवाले से जुमे का दिन खास अहमियत रखता है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में तहाइफ की फरोख से हासिल रकम इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में छुपाने और झूठा बयान हल्फी जमा कराने का इल्ज़ाम है, और इस बुनियाद पर इमरान खान को आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया है। गोया तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के सर पर भी आर्टिकल 62(1)F की तलवार लटक रही है, जिसके तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ताहयात सियासत से नाअहल हो चुके हैं। पिछले महीने 19 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। आखिरी समाअत पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए थे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि अदालतों का इख्तियार है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा ने उनकी इस दलील को मुस्तरद कर दिया था और रिमार्क्स दिए थे कि आपने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज करना है तो अलग दरख्वास्त दायर करें। अब अगर बिलफर्ज इमरान खान को इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस में 62(1)F का मुर्तकिब करार देता है, तो भी इस मामले की अपील के लिए इमरान खान के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऑप्शन मौजूद होगा। और अहम बात यह है कि 2 हफ्ते कबल फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल आर्टिकल 62(1)F को ड्रैकोनियन लॉ यानी स्याह कानून करार दे चुके हैं, मगर उन्होंने कहा कि गलती पर नाअहली तो बनती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। गोया बादिउल नज़र में इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहली ना सही लेकिन वन टाइम नाअहली का इख्तियार ज़रूर हासिल है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब, माहिर आईन व कानून। फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशाखाना रेफरेंस का कल अपना महफूज फैसला सुनाने जा रहा है। शवाहिद और दलाइल की रोशनी में आपको क्या लग रहा है कि फैसला इमरान खान में या मुखालफत में आ सकता है? देखिए, मैं कोई जुज़ियात तो इस मामले की नहीं जानता बहुत ज्यादा, लेकिन जो बात बिल्कुल वाज़ेह है बतौर कानून के तालिब इल्म के कि आइन का जो आर्टिकल 62(1)F है वो बड़ा सरीहन ये कहता है कि इस हवाले से डिक्लेरेशन या कोई फैसला कि कोई शख्स सादिक है या नहीं है वो एक अदालत ही दे सकती है। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है। लिहाजा मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि अगर उन्होंने 62(1)F के मामले को अपनी बहस का मौजू बनाया है या अपनी कार्रवाई का मौजू बनाया है तो कैसे बनाया है। अब फैसल वाडा के केस में ये हुआ, हाई कोर्ट की तरफ से एक गालिबन डायरेक्शन थी, उन्होंने वो फैसला कर दिया, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है और वहाँ ये फैसला होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल था या नहीं था। तो मेरी नजर में तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल नहीं है कि किसी शख्स को वो गैर सादिक करार दें। बाकी जो मामलात हैं कि गोशवारे ठीक दाखिल हुए नहीं हुए, कोई असासा था तो शाखाना से ली गई जो अशिया हैं उनका उस गोशवारे में जो हर मेंबर पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन में दाखिल करना होता है, सही वक्त पे जिक्र हुआ नहीं हुआ, ये और नौयत के मामलात हैं, इनकी वजह से ताहयात नाअहली नहीं होती और इनके लिए भी एक मुद्दत मुकर्रर है कानून में
कार्रवाई करने की, और उस मुद्दत के बाद कार्रवाई नहीं हो सकती। बादियों नजर में ये नजर आ रहा है कि ये तमाम कार्रवाई उस मुद्दत के गुजर जाने के बाद शुरू की गई। लेकिन बड़ा मामला हयात नाअहली वाला ही है। उस हवाले से मैं समझता हूँ, एक तो ये दायरा इख्तियार में नहीं है इलेक्शन कमीशन के, दूसरा ये कि अगर ये मान भी लिया जाए कि तोशाखाना से ली गई जो खरीदो फरोख्त है उसके हवाले से ये इख्तियार 62(1)(f) का इलेक्शन कमीशन को हासिल है, तो माजी में जो हमारे फैसले हैं उन्होंने अगर किसी को नाअहल किया है, मियां नवाज शरीफ साहब को किया है, जहांगीर तरीन साहब को किया है, तो इस बुनियाद पे किया है कि गलत गोशवारों की बुनियाद पर जो नॉमिनेशन पेपर्स के साथ मालूमात फराहम की गई उनकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा गया, और ये कहा गया कि अवाम को, वोटर को एक तरह से गुमराह किया गया या उनसे बदअहदी की गई। अब ये देखना होगा कि क्या तोशाखाना से खरीद के बाद इमरान खान साहब ने कोई ऐसा इलेक्शन लड़ा जिसमें उन्होंने गोशवारे अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ लगाए या रिटर्न्स अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ लगाए और उनमें इन असासों का जिक्र नहीं किया। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर एक अदालत तो ये फैसला दे सकती है, उसके दायरा इख्तियार में ये बात आ जाती है कि क्या वो सादिक हैं या नहीं। साहब, अगर इन तमाम मामलों को हम वन बाय वन देखें तो जैसा आपने फरमाया कि आप समझते हैं कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। गुज़िश्ता समात में जो आखिरी समात थी उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी ये बात की थी और दायरा इख्तियार को चैलेंज किया था, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप दूसरी दरख्वास्त जमा करा दें। अब अगर देखें कि तोशाखाना रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त की गई है और बिलफर्ज इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है, तो ऐसी नाअहली एक बार होगी या ताहयात होगी? इस पे क्लियर जवाब आप जवाब पूछना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रूह से अगर किसी को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना गैर सादिक करार दे दिया जाए तो नाअहली ताहयात है। लिहाजा ये बहुत ही सीरियस मामला है और इसके खिलाफ जो अपील होगी या इसके खिलाफ जो कानूनी चाराजोई होगी, मेरी नजर में वो पहले तो हाई कोर्ट से रुजू करना होगा दायरे इख्तियार के हवाले से। शायद ये रुजू पहले भी किया जा सकता था कि क्या इलेक्शन कमीशन को स्पीकर साहब की इस हवाले से रेफरेंस पे कार्रवाई का इख्तियार भी हासिल है या नहीं। ये तो देखना होगा, ये फैसला आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसल वाडा नाअहली केस में ये वाजे कर चुकी है कि 62(1)(f) एक ड्रैकोनियन लॉ है, यानी एक काला कानून है, और चीफ जस्टिस जो हैं वो ये भी करार दे चुके हैं कि 62(1)(f) के डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है, गोया इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं है। ये दुरुस्त बात है। देखिए, कानून का वो ड्रैकोनियन हो, काला हो या जो भी हो, जब तक वो कानून मौजूद है उस पर अमल तो बहरहाल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट अपने माजी के फैसलों को भी सामने रखेगी अमल करते वक्त। लिहाजा ये मामला जब अदालत के सामने जाएगा, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो इन तमाम बातों को देखा जाएगा। फैसल वाडा केस में एक दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि अदालत को अब ये लग रहा है कि अदालत के सामने भी गलत बयानी की गई है, अदालत के सामने भी जो मवाद पेश किया गया है, जो एफिडेविट पेश किए गए हैं, वो गलत बयानी पर मबनी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया 62(1)(f) का, उससे हटकर अब अदालत खुद भी एक फैसला कर सकती है और कह सकती है कि इस शख्स का जो तमाम किरदार है और जो रिकॉर्ड हमारे सामने आया पासपोर्ट की कैंसलेशन के हवाले से, दोहरी शहरियत के हवाले से, ये तमाम बातें सामने रखते हुए हम इनको आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अज खुद गैर सादिक डिक्लेयर कर सकते हैं या ये करार दे सकते हैं। तो अदालत के पास जब मामला पहुंच जाए तो अदालत के पास कुछ इख्तियारात होते हैं जो अपील सुनते हुए भी वो इस्तेमाल कर सकती है। अगरचे इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल ना भी हो या अदालत अगर इस नतीजे पे भी पहुंच जाए कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल नहीं था, तो वो खुद फिर भी मामला को देखकर एक डिक्लेरेशन दे सकती है। सर, ये भी फरमाइएगा कि क्या इमरान खान को तोशाखाना के असासे गोशवारे में जाहिर ना करने पर शक या गलती का फ़ायदा भी मिल सकता है, या ये उनका दानिस्ता फेल ही तस्वुर किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, जहां तक ताल्लुक है टैक्स के कवानीन के तहत जो रिटर्न फाइल की जाती है उसका, तो वहां तो ये बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है कि उसकी तस्हीह कर दी जाए, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि कोई मालूमात फराहम नहीं की गई और बाद में तस्हीह कर दी गई, तो टैक्स के कानून के मुताबिक वो मामला
सही तस्वुर किया जाता है। मामला ज्यादा जो है खतरनाक वहां होता है जहां किसी गलत गोशवारे की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाए। जो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए जाते हैं उनके साथ जो मालूमात फराहम की जाती हैं उनको बहुत हमारी अदालतों ने अहमियत दी है और ये कहा है कि अगर वहां कोई गलती हुई है या किसी चीज को छुपाया गया है तो वो फिर वोटर के साथ, अवाम के साथ बदअहदी है। और वहां पे 62(1)(f) का मामला माजी में किया गया या नवाज शरीफ के साथ इसी किस्म का फैसला हुआ। ये कहा गया कि जो बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी वो भी एक असासा है, चूंकि उस असासे को नॉमिनेशन पेपर के साथ दाखिल किए गए गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया, इसलिए वो सादिक नहीं है। तो वहां तो बहुत सख्त मयार रखा गया। अगर उस नौइयत का कोई सख्त मयार रखा जाता है तो फिर मामला जाहिर है बहुत तशवीशनाक हो सकता है। लेकिन ये बात इस वक्त मेरे सामने नहीं है कि क्या इमरान खान साहब ने कोई इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन के साथ जो मालूमात फराहम की उनमें कोई कमी थी, क्योंकि तोशाखाना का मामला तो 2018 के बाद आया है और 2018 के बाद इमरान खान साहब ने गालिबन इलेक्शन उस वक्त तक नहीं कोई लड़ा था जब ये मामला उठा और ये एक मुकदमा बनाया गया कि उन्होंने कोई मालूमात फराहम नहीं की। तो ये मामला अब इलेक्शन कमीशन को देखना है, अपने दायरे इख्तियार का फैसला भी करना है और वाक़यात को भी देखना है और फैसला करना है। अच्छा, ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये इलेक्शन कमीशन क्या इसे कोर्ट ऑफ लॉ की हैसियत हासिल है या नहीं, क्योंकि इस पर भी बात की जा रही है, और अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है तो उनके पास कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस होंगे? ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। आइन का आर्टिकल 62(1)(f) ये कहता है कि डिक्लेरेशन के कोई शख्स सादिक नहीं है, वो एक अदालत को करनी है और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। अब अगर वो कोई फैसला करते हैं, कुछ भी फैसला वो करते हैं, तो उसके खिलाफ मेरी नजर में पहले हाई कोर्ट में रिट पिटिशन करना होगी। अच्छा, और उसके बाद जी हम सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। ठीक। अच्छा, एक बात की और वजाहत फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो मामला दरपेश है, तो जितनी भी असासों के हवाले से मालूमात है लाजमी है कि इलेक्शन कमीशन के सामने ही पेश की जाए। अगर कुछ मालूमात FBR में या किसी और इदारों में जो है पहले से जाहिर की गई है और वो रह गई है इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने से, तो इसका फ़ायदा अपील के वक्त मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। मैंने तो ये गुजारिश की कि इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उस वक्त तशवीश का बायस होगा अगर किसी गलत गोशवारे की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा गया होगा। उससे हट के जो मामलात हैं वो बहुत एक तरह से कम नौइयत के हैं, फाइन हो सकता है और सरजनिश हो सकती है और टैक्स के कवानीन में तो बिल्कुल गुंजाइश है तस्हीह की भी। लिहाजा देखना यही है कि क्या किसी गलत गोशवारे की बुनियाद पे नॉमिनेशन पेपर के साथ जो मालूमात दी जाती हैं उनमें किसी कमी बेशी की बुनियाद पे कोई इलेक्शन लड़ा गया या नहीं लड़ा गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान अकरम राजा साहब, माहिर आईन कानून। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑडियो लीक्स के मामले पर। अब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर पहुँचे हैं और उनका कहना यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे कि मज़ीद ऑडियो लीक्स ना हो सकें। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म हाउस की प्राइवेसी और मुल्की सियासत में हलचल मचाने वाली ऑडियो लीक्स का कज़िया सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात और मज़ीद ऑडियोज़ को लीक होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इमरान खान की जानिब से आज अदालत उज़्मा में दायर की गई दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि ऑडियो लीक्स के मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए और वज़ीर आज़म हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की निगरानी के लिए किए जाने वाले डेटा रिकॉर्डिंग समेत ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में वफाकी वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत इत्तलात, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत IB, FIU और पैमरा को भी फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त में इमरान खान ने इस्तदा की कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात करवा कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को मज़ीद ऑडियोज़ की रिलीज़ रोकने के इक़दाम का हुक्म दिया जाए। पिछले हफ्ते एक जलसे से खिताब में इमरान खान ने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योर लाइन भी उसको भी टैप किया गया और उसको लीक किया गया, जो कि जुर्म है। ये काम करने वालों का पता चलाने के लिए वो अदालत जाएंगे।
ख्याल रहे कि अब तक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 5 ऑडियो सोशल मीडिया पर रिलीज़ हो चुकी हैं, जिनमें इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और साबिक वज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और शीरी मज़ारी से की गई गुफ्तगू सुनी जा सकती है। PTI के नाक़दीन का यह दावा है कि ऑडियो लीक्स ने इमरान खान की जानिब से रजीम चेंज के साइफर से मुताल्लिक़ गैर मुल्की बयानिया जो था उनका, उसकी साजिश का पर्दा चाक कर दिया है। जबकि ये तनकीद भी की गई है कि मुखालफिन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान ऑडियो लीक्स में मुबैना तौर पर अरकान को ख़रीदने की बात करते सुनाई देती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के ज़रिए एक जानिब इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की निगरानी किए जाने और डेटा रिकॉर्डिंग को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा किया है, जबकि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान इदारों की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करने का दिफा भी कर चुके हैं। बहरहाल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो ऑडियो लीक्स मामले की हुकूमती तहकीकात की कमेटी के सरबराह भी हैं, वो पिछले हफ्ते ये दावा कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स में कोई गैर मुल्की या गैर मुल्की एजेंसी मुलव्विस नहीं, न किसी किस्म की कोई बगिंग हुई, बल्कि वज़ीर आज़म हाउस के अमले के कुछ अरकान ने यह काम किया। गोया ना मुलजिमान का तयन हुआ, ना उनके तरीक़ा वारदात का सुराग लगाया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई और हुकूमती सतह पर यह मामला तकरीबन रफा दफा हो गया। शायद इसीलिए इस मामले की तह तक पहुँचने के लिए इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। और जहाँ तक ऑडियो लीक से इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुँचने की बात है, तो ऐसे नाक़दीन के लिए अर्ज़ है कि इतवार के ज़िमनी इलेक्शन में साबित हो गया कि पाकिस्तान के अवाम को ऑडियो लीक्स, फॉरेन फंडिंग, साजिशी बयानिए और इमरान खान पर हुक्मरान इत्तेहाद के इल्ज़ामात और दर्जनों मुकदमा से कोई गर्ज नहीं है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हैदर वहीद साहब, माहिर आईन कानून। हैदर वहीद साहब, गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुल्क में ऑडियो लीक से हवाले से एक हलचल मची हुई है। बिलाखिर इमरान खान ने यह कज़िया अब वो लेकर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये फरमाएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त काबिल समात है भी? देखिए, इसका एक प्रेसिडेंट तो मौजूद है। मेमो गेट में भी जो है वो दरख्वास्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट को और वहाँ जुडिशल कमीशन बनाया गया था और यही होल्ड किया गया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी नाकाफ़ी है, बिकॉज पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्हें एतमाद नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटी में, और वो ख़ुद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो लिहाजा ये समझा जाए कि वो जो है एतमाद कोर्ट ने भी फिर उस पर नहीं किया और फिर जुडिशल कमीशन बनाया और 3 चीफ जस्टिसेस जो हैं उनको उसका कमीशन का जो है वो मेंबर बनाया, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि क्योंकि आगे जाके तफ्तीश में क्रिमिनल और सिविल कल्पेबिलिटी और लायबिलिटी का तयन करना है, तो लिहाजा उस तरह के शवाहिद के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग जो है वो एक एडजुडिकेटर बेस्ट जानेगा और जुडिशल कमीशन लिहाजा बनाया गया था और ये होल्ड किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स की वहाँ वायलेशन है। तो अब यहाँ भी अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस बग होता है और उसके प्राइम मिनिस्टर की बातें लीक होती हैं और नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनता है, तो ज़ाहिर है ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है जिससे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट तो होते हैं। लेकिन कोर्ट को देखना ये होगा कि क्या ऑलरेडी हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात उठाए गए हैं तो क्या वो काफ़ी हैं, क्या यहाँ मुदाखलत की ज़रूरत है, क्या जुडिशल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्या जुडिशल कमीशन ही मौजू होगा, क्या जुडिशल कमीशन जो है वही बेस्ट तरीका है और अभी तक जो इक़दामात हुकूमत ने उठाए हैं वो नाकाफ़ी हैं या बदनीयत हैं, या फिर ये इस तरह का सियासी मसला इस हवाले से वज़ारत दाखिला की सरबराही में कायम एक कमेटी अपनी तहकीकात से आगाह कर चुकी है। इस कमेटी में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी शामिल थे जिन पर इमरान खान को इख्तलाफ था। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कमीशन बनाती है और मामला आगे बढ़ाती है तो इन्हीं इंटेलिजेंस इदारों की उनसे मदद लेना होगी, फिर इमरान खान साहब की तसल्ली कैसे होगी इस मामले पर? देखिए, शामिल तो ज़रूर होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक्स जजेस भी उसमें शामिल हों और नज़रसानी के हवाले से और सुपरविजन के हवाले से भी किसी को अपॉइंट किया जा सकता है। इसकी भी नवीद हमें मिलती तो है। तो कोर्ट देखेगी ये कि अभी तक जो तहकीकात की गई हैं क्या वो कानून के मुताबिक जो है वो बेस्ट पॉसिबल हैं, क्या वो काफ़ी हैं, क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो लीक्स हैं उसका मामला इससे रुकेगा, तफ्तीश में ये बात सामने आएगी कि किसने किया और क्या उन लोगों को जो है वो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो पाएगी अगर यही हुकूमत जो है वो कार्रवाई करती है या तफ्तीश करती है। तो ये वो जो नुक्ता है जो कि कोर्ट के सामने होगा कि क्या जुडिशल कमीशन की यहाँ इन फैक्ट्स में ज़रूरत भी है या नहीं, क्या जुडिशल कमीशन जो है तफ्तीश में इजाफा या उस तरह का
किरदार अदा कर सकती है, जो कि अभी हुकूमत ने जो इकदाम उठाए हैं वो नहीं कर सकते। तो ये वो सवाल है जिस पे फैसला फिर किया जाएगा कि नहीं, यहाँ जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है या तो फिर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नवीद ज़रूर मिलती है कि अगर ज़रूरत पाई गई तो बनाया ज़रूर जा सकता है। अच्छा, क्या इस मामले का बेहतरीन हल जुडिशल कमीशन नहीं? क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं कि जुडिशल कमीशन ही बेहतरीन हल है? नहीं, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट अगर ये देखेगी कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस की सिक्योरिटी की ब्रीच की वजह से नेशनल सिक्योरिटी के ऐसे इश्यूज उठ रहे हैं या उठ सकते हैं जिससे फंडामेंटल राइट्स मजरूह होते हैं, तो वो जाहिर है फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू उस तरह का बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर इंटरफियर करे और जुडिशली इसको रिव्यू करे कि क्या ये इकदाम जो उठाए गए हैं ये काफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं, पहले जो उठाए गए थे काफ़ी थे, नाकाफ़ी थे, इन लीक्स को रोकने के लिए जो कुछ हो सकता था किया गया, नहीं किया गया, क्या इस लीक्स में जो लोग मुलव्वस हैं, क्या तफ्तीश में वाकई जो अभी तक इकदाम उठाए गए हैं तो वो पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, क्या ये लीक्स जो हैं इस तरह रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, क्या आइंदा के लिए ये एक डिटरेंट और एक ऐसा अमल साबित होगा कि ये आइंदा ना हो। ये सारी चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देख के फिर फैसला करेगी कि अगर तो ये चीज़ें वैसे ही हुकूमत के इकदामात से होती नज़र आ रही हैं तो फिर तो जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें लगा कि एक एडजुडिकेटर का तफ्तीश का हिस्सा होना ज़रूरी है और अगर एतमाद इस हुकूमत की तफ्तीश में लोगों को नहीं होगा या जो कंप्लेनेंट हैं उनको नहीं होगा और लिहाजा फिर जुडिशल कमीशन ही एक ऐसा फोरम हो सकता है कि जिस पे लोगों का भी एतमाद हो और कंप्लेनेंट का भी एतमाद हो, तो फिर उस सूरत में जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है कि जहाँ पे उनकी एक तो तफ्तीश में ज़रूरत हो और फिर ये भी हो कि तफ्तीश फिर ना सिर्फ के होती भी नज़र आए बल्कि सही होती भी नज़र आए जिस पे सबका एतमाद हो। तो ये वो चंद नुक्ते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी और फैसला करेगी कि आया कि यहाँ ज़रूरत भी है मुदाखलत की या नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदर वहीद साहब, माहिर आईन कानून। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे थर की। एक तो सिंध के कई अजला इस वक्त पानी में डूबे हुए, लेकिन थर वालों को पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त जब सूबा सिंध का बड़ा इलाका सैलाब की तबाही की लपेट में है, हर तरफ पानी ही पानी है, लाखों बेघर सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार भूख और बीमारियों को झेल रहे हैं। ऐसे हालात में एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि सिंध के पसमानदा इलाके थरपारकर के 16 लाख बासी सैलाब की तबाही से तो बच गए, लेकिन सिंध हुकूमत की करप्शन की तबाही से नहीं बच सके। एक जानिब 2 माह गुजरने के बावजूद 20 सैलाब ज़दा अजला से पानी नहीं निकल सका, तो दूसरी जानिब थर के बासी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से 8 अरब रुपए की लागत से थर में लगाए गए तमाम आरओ प्लांट्स पिछले 3 बरस से बंद पड़े हैं और अब वो खंडर बन चुके हैं। 10 दिन कबल थर कोल प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने थर के आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि मुल्क की तरक्की में थर का अहम किरदार है, इसलिए हुकूमत सिंध ने भी थर वासियों की सहूलियात का हर मुमकिन इंतजाम कर रखा है। थर की सक्सेस जो है वो थर के लोगों की वजह से है। ये जमीन थर के लोगों की थी, उन्होंने हमारे हवाले की और इस वजह से ये कोयला निकल सका यहाँ। और हमने अब तो इम्कान कोशिश की है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए। हमने स्कूल्स का इंतजाम किया है। यहाँ पे जो हुकूमत सिंध की इन्वेस्टमेंट है तकरीबन $750 मिलियन, अपार्ट फ्रॉम द इक्विटी दैट वी पुट इन। पीने के पानी के लिए आरओ प्लांट हमने बहुत ज्यादा 600-700 आरओ प्लांट्स लगाए हैं थरपारकर के अंदर। ये सब इन्वेस्टमेंट किए ताकि लोग इसको ओन करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दावे और वादे अपनी जगह, लेकिन थर के बासियों के लिए सहूलियात तो क्या, पीने का साफ पानी तक नहीं और थर आरओ प्लांट का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। कुएं का खारा और बारिशों का जमा शुदा गदला पानी पीने से थर में वबाई अमराज फूट पड़े हैं और लोग सरापा एहतजाज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हुकूमत के महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने सूबे में 2300 आरओ प्लांट्स चलाने के लिए 5 अरब रुपए के ठेके दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक ठेकेदारों को तकरीबन 2 अरब रुपए जारी भी कर दिए गए, लेकिन आरओ प्लांट्स ताहाल नहीं चल सके। इन बंद 2300 आरओ प्लांट्स में थरपारकर में लगाए गए 600 से ज्यादा आरओ प्लांट्स भी शामिल हैं। तहम हुकूमत सिंध का दावा है कि नए ठेकेदार ने थरपारकर के 116 आरओ प्लांट्स फाल कर दिए हैं, इसलिए इस बार दुनिया न्यूज़ की टीम ने सिर्फ इन आरओ प्लांट्स का जायजा लेने के लिए थरपारकर का दौरा किया, जो सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक फाल बताए जा रहे हैं।
आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी इख्तियार खोकर की खुसूसी रिपोर्ट जो उन्होंने थर पार कर जाकर तैयार की है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार खोकर साहब, हमारे नुमाइंदा खुसूसी, इन इलाकों में भी गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार खोकर साहब। इख्तियार खोकर साहब, रिवायती करप्शन, रिवायती बदइंतज़ामी कि क्या मामला है कि आरओ प्लांट के लिए पैसे दे दिए गए लेकिन फिर भी आरओ प्लांट ना चल रहे हैं, ना लोगों को पानी मिल रहा है। अगर लगे भी हुए तो किसी एमएनए के घर पे लगा हुआ है, वो चल रहा है। लोगों के लिए जो है उसमें पानी नहीं है, खारा पानी है, मेंटेनेंस नहीं है। जी मंसूर साहब, बहुत बड़ा अलमिया है। हुआ ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। पहले तो उन्होंने आरओ प्लांट लगाए, बहुत महंगे लगाए और उसमें अरबों रुपए कमाए। अब ये जो ना बार बार इन प्लांट्स को चलाने के लिए ठेके देते हैं, प्लांट चलते नहीं और गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसे निकलते जाते हैं। हुआ ये कि ये तकरीबन 5 अरब रुपए के ठेके दिए गए पूरे सिंध के लिए। इसमें से तकरीबन 2.25 अरब का जो ठेका था वो एक कंपनी को दिया गया थर के आरओ प्लांट्स के लिए। उस कंपनी ने दावा किया कि जी हमने 600 प्लांट चला दिए, लेकिन जब वेरीफाई किया गया डीसी की कमेटी ने तो पता चला कि जी 116 चल रहे और 600 नहीं है। तो तब के उनको 50 करोड़ रुपये की एडवांस अदायगी कर दी गई, यानी पैसे उनको एडवांस दे दिए गए। अच्छा, जब हमने जाके देखा तो ये 116 भी नहीं चल रहे। हुआ ये कि ये देखिए इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। ये वो कंपनी है जिसको पहले सोलर लाइट्स का ठेका दिया गया 7 अरब रुपए का, वही लोग हैं और वो पैसे जाली अकाउंट्स में गए। सोलर लाइट के मंसूबे थे, फिर नेब पिंडी ने उसका रेफरेंस बनाया, वो लोग प्ली बार्गेन करके आए, फिर उन्हीं लोगों को ये नया ठेका दिया गया। अब वो एक ख्वाजा साहब है, साबिक निगरान सूबाई वजीर, जो इस सारे मामले को देखता है, और वो प्रेजेंट एक वजीर है मेमन साहब, वो उसके फ्रंट मैन है। यानी 7 अरब रुपए का पहले ठेका मिला सोलर लाइट्स का, उसमें घपला हुआ, नैब ने पकड़ा, प्ली बार्गेन करके वापस आए, अब उन्हें फिर ये ठेका अरबों रुपए का ठेका। और इसका जो लिंक है ना, अगर आप मिलाएं जाली अकाउंट से, तो ये आला कायदे तक जाता है, यानी ये नीचे से ऊपर तक जाता है। अब 50 करोड़ रुपए खा गए, प्लान नहीं चले, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, और लोग अभी भी वो खारा पानी पी रहे हैं, वो बेचारे मर रहे हैं, और ये फ्रॉड जो है ना वो लोग अभी घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अरबों रुपए का घोरक धंधा ही है। इसका मुस्तकबिल क्या है? नारो प्लांट्स का अब क्या मुस्तकबिल है? देखिए मसूद साहब, लगता ये है कि इन लोगों ने इसको एक कमाई का जरिया बना दिया है, और अभी दोबारा ये प्लान जो है ना ये देने का इनका प्लान है कि जी महकमा बल्दियात को दिया जाए, टीएमएस को दिया जाए। और टीएमएस का आपको पता है कि वहाँ जितने भी पैसे जाते हैं वो लोग खा जाते हैं। पहले ही शहरों का हाल बुरा है। इसका वैसे उसूली तौर पर हल ये है कि ये प्लान्स कम्युनिटी को मिलने चाहिए। लोगों को एक बार गवर्नमेंट ठीक करके लोगों के हवाले करे। ऐसे मिसाल मौजूद है थर में, अगर उनके हवाले कर दिए जाएँ और उन्हें कहा जाए कि आप इनको खुद चलाएँ, तो उसके बाद ये प्लान चल सकते हैं। और इसी तरह थर फाउंडेशन जो है वो थर कोल ब्लॉक 2 में 17 आरओ प्लान कामयाबी से चला रही है। एक मॉडल आपके पास मौजूद है, उसी मॉडल के तहत आप ये चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इस मंसूबे को इन्होंने कमाई का एक जरिया बना हुआ है, और थर इस वक्त आरओ प्लांट का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है। थर कोल प्लांट वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पर तो 2 नंबरी नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार खोकर साहब। अजीब सूरत हाल है कि एक कंपनी जो पहले से नैब ज़दा हो, प्ली बार्गेन करके आई हो, उसी को फिर अरबों रुपए के ठेके दे दिए जाएं और फिर पानी की बूंद बूंद को थरबासी तरस जाएं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।